नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 अगस्त सन 2024। आज तृतीया तिथि दोपहर 1:47 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में सरकारी नौकरियों से जुड़ी एक बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया बड़ा एक्शन। हरियाणा में लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं का इंतजार हुआ खत्म। जानिए किस महीने में होगा अगला CET। हरियाणा के जेजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल। 3 दिन में दुष्यंत चौटाला के 10 में से 5 MLA पार्टी छोड़ चुके। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस ने कहा बिना ट्रैक्टर जाए दिल्ली। किसान नेताओं का इनकार। हरियाणा में चुनाव आयोग ने सरकारी भर्ती रिजल्ट रोके। कांग्रेस ने की थी शिकायत। बीजेपी बोली भर्ती रोको गैंग का युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। राहुल और खड़गे 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। NC व PDP नेताओं से मुलाकात संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचे। भारतीय समुदाय को किया संबोधित। पेटीएम का एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस खरीदेगी जोमेटो। 2048 करोड़ रुपए में होगी डील। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की विदाई अभी नहीं होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। अगस्त के महीने में भी मानसून अच्छा खासा मेहरबान दिखाई दिया और कई जिलों में सामान्य से अधिक बरसात देखने को मिली है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि मानसूनी हवाएं सक्रिय होने के चलते उत्तर और दक्षिणी हरियाणा के जिलों में बरसात की संभावना अभी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी हरियाणा में भी कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ताजा अपडेट के अनुसार बता दें कि 22 अगस्त तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की जाएगी। केवल 5 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बरसात अभी तक हुई है। इनमें यमुनानगर, पंचकुला, पलवल, कैथल और फरीदाबाद के नाम शामिल हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली यानी VPCI की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। आप डाक के जरिए अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2024 है। काउंसलर के पदों के लिए आवेदक मनोविज्ञान या सोशल वर्क विषय सहित स्नातक व कंप्यूटर का ज्ञान तथा हिंदी व अंग्रेजी वार्तालाप में कुशल होने चाहिए। तो वहीं सुपरवाइजर के पदों के लिए आवेदक मैनेजमेंट या सोशल वर्क या सोशल साइंस या फिर मनोविज्ञान या लोक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री धारक होने चाहिए। तो वहीं स्टेटिशियन सांख्यिकी विषय में मास्टर डिग्री अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक व 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु अलग अलग पोस्टों के अकॉर्डिंग 38 वर्ष तय की गई है। स्कूलों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के उचित इंतजामों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 अक्टूबर से पहले सभी को जवाब की प्रति की कॉपी कोर्ट मित्र को देने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारों को सुरक्षित वाहन नीति के तहत सभी स्कूली बसों में CCTV कैमरे, स्पीड गवर्नर और हाइड्रोलिक दरवाजों का प्रावधान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि स्कूल वाहन नीति के तहत बस स्टाफ को बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करें। इससे पहले बेंच ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश देते हुए कहा था कि कोर्ट को बताएं कि राज्य में कितनी स्कूल बसें चल रही हैं, किसके पास परमिट है और कितनी बसें बिना परमिट के चल रही हैं, कितनी बसों की जांच की है और किसमें क्या कमी पाई गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूल की खुद की बस नहीं है तो वो किसी ठेकेदार की है, तो भी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वो बस नियमों का पालन करे। हरियाणा में सरकारी नौकरियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आदर्श आचार संहिता के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की सरकारी भर्तियों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश रमेश की शिकायत पर ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक चल रही भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने हरियाणा SSC द्वारा हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के 5600 पदों, TGT और PTI के 76 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर यह एक्शन लिया गया है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को लगातार झटके मिल रहे हैं। अब उनकी पार्टी जेजेपी के विधायक रामकरण काला उन्हें झटका दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रामकरण काला ने कहा कि आज मैंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। जनता की आवाज सुनकर मैंने एक कदम उठाया है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहेगी
जाएगी तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। जनता हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवाने जा रही है। दूसरी ओर सूत्रों ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। जेजेपी के 4 विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। इनमें जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम के नाम शामिल है। इन चारों विधायकों ने राज्यसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार किरण चौधरी को अपना समर्थन दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐलनाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो टिकट की दावेदार पेश करने वाले नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ संपर्क साधने तेज कर दिए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD ने ऐलनाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने यहाँ से मौजूदा विधायक अभय सिंह चौटाला को फिर से चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 16 नेताओं ने टिकट के लिए यहाँ से आवेदन किया है, लेकिन इनमें पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल, पवन बेनीवाल, हरियाणा महिला कांग्रेस के महासचिव संतोष बेनीवाल, युवा नेता संदीप बेनीवाल, कुमारिया, हरपाल काशनिया और मनोज जांदू की दावेदारी सबसे मजबूत बताई जा रही है। बीजेपी की ओर से बात करें तो मीनू बेनीवाल और आमिर चंद मेहता टिकट के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हरियाणा के जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। राज्य के 10 लाख युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार नवंबर महीने में CET यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की तैयारी कर रही है। ग्रुप C और ग्रुप D दोनों श्रेणियों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी परीक्षा की तिथियां तय नहीं की है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हल्फनामा भी दिया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच CET आयोजित करवाया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार सरकार NTA की अपेक्षा खुद परीक्षा करवाएगी। एक बार CET पास करने वाला अभ्यर्थी 3 साल तक भर्ती के लिए पात्र रहेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में रेवाड़ी जिले के कोसली सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ पहुंचने वाले मरीजों को अब विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टेस्ट के लिए किसी भी प्राइवेट लैब तक भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मरीजों को सिविल अस्पताल में रक्त जाँच के साथ ही लीवर, किडनी व शुगर, CBC, LFT, KFT, प्लेटलेट्स गणना, ब्लड ग्लूकोज, हेक्सोकाइनेस की जाँच करा सकेंगे। अब मरीजों को जाँच के लिए रेवाड़ी या फिर किसी भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे इलाज के लिए पहुंचने वाले हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। उनके समय और पैसे दोनों की यहां पर बचत होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी यानी आप ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए चुनावी रण में ताल ठोक दी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तहत लड़ने वाली आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेताओं का मानना है कि जिस तरह से उसे एक लोकसभा सीट पर तकरीबन 4% वोट मिला है, विधानसभा चुनाव में पार्टी और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पार्टी की नजर उन 27 सीटों पर है जिन पर दिल्ली और पंजाब सरकार का असर पड़ सकता है। पार्टी पहले चरण में 12 से 15 प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, अनुराग ढांडा, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन व पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष आयुष खटखट जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बागियों पर भी पार्टी आंख गड़ाए बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। सूबे की जनता कांग्रेस, भाजपा, INLD और जेजेपी को परख चुके हैं। जनता इन पार्टियों के नेताओं से ऊब चुकी है। ऐसे में नए विकल्प के रूप में लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को परिणाम घोषित होगा। चुनाव आयोग द्वारा शेड्यूल जारी करने के बाद हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सूबे की सत्ता में लगातार 2 योजना से काबिज भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार के बाद बीजेपी बदली परिस्थितियों में नई रणनीति के साथ चुनावी रण में ताल ठोकने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार वंशवाद और जातिवाद को दीमक की तरह बताते रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने स्टैंड में बदलाव कर सकती है। यहाँ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में बीजेपी हर रणनीति में बदलाव कर जिताऊ चेहरों को चुनावी रण में उतारना चाहती है, भले ही वो किसी भी नेता के परिजन या फिर रिश्तेदार ही क्यों न हो। हरियाणा में भाजपा का फोकस गैर जाट वोटर्स पर रहा है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेस की अति निर्भरता की वजह से अगर गैर जाट वोटर्स लामबंद हुए तो किरण चौधरी की वजह से जाट वोटर्स का एक छोटा हिस्सा भी पार्टी के साथ आया और किसानों का एक छोटा वर्ग भी पार्टी के साथ खड़ा हुआ तो लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का रास्ता आसान हो जाएगा।
भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा रही है। अब की बार लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को है या फिर 27 अगस्त को। पंचांग के अनुसार बता दें कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर होने जा रही है और इसका समापन 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर होगा। ऐसे में अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन ही मनाया जाएगा। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड सर्वे के बाद आरएसएस 70% नए चेहरों को टिकट देने के पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सभी 90 सीटों पर 2-2 संभावित नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। वहीं हरियाणा बीजेपी पुराने नेताओं को ही विधानसभा चुनाव लड़ाने पर अड़ी हुई है। इसके लिए 3-3 दावेदारों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टिकटों को फाइनल करने में अमित शाह का प्रमुख रोल रहेगा, जिन्हें हरियाणा जिताने का जिम्मा भी सौंपा गया है। अगर आरएसएस की चली तो ज्यादातर नए चेहरे विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। उनकी लिस्ट के हिसाब से 60% से ज्यादा नेताओं का टिकट कटना तय है, जिनमें विधायक से लेकर मंत्री तक पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं आरएसएस के इस फैसले से 10 साल की सत्ता विरोधी लहर में तो कमी आएगी ही, इसके अलावा आरएसएस व पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं को चुनावी सियासत में आने का भी मौका मिलेगा। तो वहीं बीजेपी उन्हीं पुराने नेताओं को चुनावी रण में उतारेगी। नए नेताओं को मौका मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि पब्लिक इन्हें जानती है और पिछले 10 साल से ये अपने क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। वहीं नुकसान यह होगा कि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बढ़ जाएगा। लोकसभा चुनाव में आरएसएस की दूरी से हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। आरएसएस ने दावा किया था कि वे साथ होते तो 8 सीटें जीत सकते थे। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू पूर्व विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सह प्रभारी विपल देव मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि किरण को जीत के लिए जरूरत से ज्यादा विधायकों ने समर्थन दिया है, जिसमें जेजेपी के बागी जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम के नाम भी शामिल है। इसके अलावा निर्दलीय नयनपाल रावत और हलोपा के गोपाल कांडा भी किरण के समर्थन में है। सीएम ने कहा कि किरण चौधरी का लंबा अनुभव रहा है, वे दिल्ली में विधानसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। वह हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता से राज्यसभा में उठाएंगी। किरण के आने से राज्यसभा में हमारी ताकत बढ़ेगी। किरण चौधरी की राज्यसभा सीट पर जीत पक्की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधानसभा में पर्याप्त विधायक न होने की बात कहकर उम्मीदवार उतारने से इनकार कर चुकी है। सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए कई तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में अभी 8.20% सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत सिर्फ 1000 रुपए में अपना अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक यानी एसबीआई 5 साल की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज ऑफर कर रहा है, यानी इस स्कीम में एफडी से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है, यानी इस स्कीम में आपको 5 साल के निवेश करना पड़ता है। हालांकि आप 5 साल से पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन जुर्माना भरना होगा। इस स्कीम के तहत निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है, यानी इसमें 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर इस रकम पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। 60 साल या फिर उससे अधिक आयु के बाद अकाउंट पोस्ट ऑफिस जाकर खुलवाया जा सकता है। हालांकि वीआरएस लेने वाला व्यक्ति जो 55 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। भारतीय सराफा बाजार में सोने व चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 61 रुपए गिरकर 71,884 रुपए पर आ गया है, तो वहीं चांदी 431 रुपए गिरकर 84,890 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 73,350 रुपए पहुंच गई है, तो वहीं $1 का रेट 83 रुपए 89 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।